होगा, कैसे आप लोग पता चलेगा कि उसमें अच्छा कंटेंट कैसे आप लिख पाओगे? सेम करंट अफेयर, जैसे ड्रोन का नेशनल सिक्योरिटी पे पूछा था, आप लोग करंट अफेयर में देखेंगे कि जो आता रहता है जैसे आपका ये आईआर वाले सेक्शन में या फिर आपका जो डिफेंस वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन जो आर्टिकल जो आते हैं, है ना, उसमें एक टॉपिक नेशनल सिक्योरिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी में आप लोग जो स्टैटिक चीजें हैं, जो पहले से चीजें पता है, वो तो आप लोग वो तो जानते ही होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ कैसे चीजें और इन्हांस हो रही है और सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन कैसे किया जा रहा है, जैसे बॉर्डर जो सिक्योरिटी है उसको और अच्छा कैसे किया जा रहा है, उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। तो उसका ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जा रहा है और कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, वो भी आपको आर्टिकल से पता चलेगा, एक अच्छा कंटेंट आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया GS2 का तीनों सेक्शन मैंने बता दिया कि आपका इंडियन पॉलिटी में क्या करंट अफेयर का रोल है। तो टोटल करंट अफेयर कितना रोल हो गया GS2 में, आप बताएं जरा। 300 टोटल क्वेश्चन पूछता है, ऑन एन एवरेज करंट अफेयर का कितना रोल है? आप ऐसे समझो हर क्वेश्चन में ही रोल है करंट अफेयर का। अगर आप बोलोगे 300 ही मार्क्स टोटल रोल है अगर GS2 में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। GS2 में अगर आप बोलोगे करंट अफेयर का रोल, IR का रोल अगर 300 मार्क्स का है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का लिंकेज डायनेमिक ही रहता है, हर एक क्वेश्चन का लिंकेज करंट अफेयर से रहता है, ठीक है। तो आपको 300 इधर होगा GS2 में। देन आपके GS1 में आपके हिस्ट्री वाले में एक अच्छा आंसर है, ज़्यादा नंबर लाने के लिए रोल प्ले करेगा। देन आपका सेकंड सेक्शन तो 114 करीब है, आप ऐड करते जाइएगा। देन आ जाइए एस्से पे। एस्से में आप लोग लगेगा सर एक तो GS बेस्ड क्वेश्चन रहता है, एक आपका रहता है फिलॉसफी वाला, एक आपका बिहार लोकोक्ति है, इसमें करंट का क्या ही रोल है। तो मैं ये बताऊंगा कुछ क्वेश्चन, तो अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली करंट अफेयर से ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वैसा है जो कि करंट अफेयर का रोल आप वहां पे, करंट अफेयर का जो कंटेंट आपको जो मिलेगा ना, उसका आप लोग वहां पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैं एक डायरेक्टली जो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा हुआ है वो 1-2 साल का मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 70वीं में पूछा था, 70वीं जो एग्जाम आपके हुआ आपका, उसमें करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आपका एस्से में पूछा था। एस्से आपको पता 300 मार्क्स का रहता है, 100 मतलब एक भी आर्टिकल अगर आपको करंट अफेयर से मिल गया और वो करंट अफेयर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो 100 मार्क्स का जो एस्से होगा, आप समझ लो कितना अच्छा आप उसको लिख पाओगे। जो आर्टिकल आप पहले से पढ़े हो, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, और वहां से क्वेश्चन आ गया सपोज, आप समझ लो कि कितना, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो अलग ही है कि ये टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ है, मेरे पास कंटेंट है ना। टाइम सेव होगा लिखने में, क्योंकि आपको चीजें याद हैं, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो और एक अच्छा आंसर लिखोगे, मतलब ज्यादा नंबर उसमें मिलेगा ही, है ना। तो बाकी 2 आंसर में भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि चलो एक आंसर तो मैं बहुत अच्छे से लिखा हूं, तो ये भी मेरा अच्छा ही लिखाएगा, है ना, बाकी भी, है ना। तो एकदम हर कई बार चीजें डायरेक्टली नहीं मिलती, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत रोल प्ले करता है वो, है ना। सेम करंट अफेयर वाला यहाँ पे चीजें, एक तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है, बाकी इनडायरेक्टली भी कैसे रोल प्ले कर रहा है ना। तो अब करंट अफेयर एस्से वाला जो मैं बता रहा हूँ, 70वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंपोर्टेंस, एक क्वेश्चन था आपका फर्स्ट सेक्शन में, इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कॉन्टेम्परेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन समझ में आया? इंडिया का क्या इंपोर्टेंस है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का। अब इसको डिवाइड करेंगे, आपको इससे का कुछ फ्रेमवर्क पता है, स्ट्रक्चरिंग पता है, कैसे इसमें क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं बेसिक। हाँ, एक तो मेन आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो खैर सब में होता है, हर मेंस में होता है, हर मेंस के पेपर आंसर राइटिंग में होता है। इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, तो ये तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हो गया। उसके अंदर फिर 2 पैराग्राफ में, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ये भी आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया। और उसके अंदर फिर डायमेंशन, आप लोग जो भी पता है, आप पीछे बैक बेंच, आप लोग जो भी कुछ भी नॉलेज आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, जितना नॉलेज है, बेसिक से बेसिक नॉलेज आप लोग बताइए। जैसे इन्होंने बोला इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, एकदम बेसिक है, ठीक है, आप बिल्कुल आप भी ये बात बोल सकते थे। नहीं करते हैं एस्से में डायग्राम, फ्लो चार्ट, है ना, इस तरह का कुछ भी यूज नहीं करता, वहां पे मेनली पैराग्राफ में प्रीफर करते हैं। क्या आंसर राइटिंग? उसमें तो किया जाएगा, हाँ उसमें तो बिल्कुल किया जाएगा। नहीं, बुलेट पॉइंट भी नहीं रहता उसमें, उसमें मेनली पैराग्राफ में रहता है ना। और
और बुलेट पॉइंट अवॉइड करता है, मैप अवॉइड किया जाता है, उसमें डायग्राम अवॉइड किया जाता है, आपका ये डिफरेंट जो फ्लो चार्ट वगैरह जो भी आप यूज करते हैं प्रेजेंटेशन, एक अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए यूज करते हैं आपका GS1 GS2 में, वो चीज़ें यहाँ पे अवॉइड की जाती है, अवॉइड की जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वो काट देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हर सब्जेक्ट का एक अपना पैटर्न होता है लिखने का, है ना। जब भी आप ऐसे आर्टिकल वगैरह देखेंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, वहां पे वही फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, पैराग्राफ वाला सिस्टम, है ना। उसमें भी हाँ, उसके अंदर फिर और क्या होगा आप लोग बताइए थोड़ा सा। और जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और वे फॉरवर्ड न्यूज़ में ऐड कर सकते हैं। ओके, कोई लिमिटेशन हो उसका उस चीज़ का, और हमारे आसपास के एरिया में रोड हो उसको मेंशन कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने बताया कि ये उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। जैसे इन्होंने एक जो डिवाइड किया था कि जैसे पॉलिटी वाला, इकोनॉमी वाला, अगर सोशल हो गया आपका, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे आप लोग सोच सकते हैं। जो भी आर्टिकल जो आ रहा है, सपोज यही आर्टिकल जो आ रहा है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल लेवल पे। हिस्टोरिकल वाले से आप स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री वाले में नहीं, उससे भी पहले अगर आप चले जाएं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ग्लोबल पर्सपेक्टिव है और एशियन में चीज़ें ज़्यादा आप शो करोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे में ये चीज़ की जाती है कि आप एकदम एंशियंट से भी जा सकते हो। अगर ये एंशियंट टाइम में इंडिया का वैसा ग्लोरी रहा है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें, पता कहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हो? हड़प्पन वाला, एग्जैक्टली। IBC का आपको पता है कि जो वर्ल्ड में जो टॉप की सिविलाइजेशन थे, उसमें जैसे आपका चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, फिर इजिप्शियन आपका हो गया, मेसोपोटामिया में हो गया, है ना, उसमें आपका इंडिया का जो था या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो थे आपका IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका कितना अहम, उसका इंपॉर्टेंस ऐसे कि जैसे वो फर्स्ट अर्बनाइज्ड वो आपका सिविलाइजेशन था, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था वो, है ना। तो ग्लोबल लेवल पर किसका कितना इसका रोल है ना, तो वहाँ से स्टार्ट किए। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आप, तो आप बौद्धिज्म, जैनिज्म, दो बड़े रिलीजन जो कि इसका ओरिजिन इंडिया से है। अभी आप बौद्ध, खैर जैन तो थोड़ा सा लिमिटेड आपका मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलता है, लेकिन बौद्ध जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान आप देख रहे हैं ना, तो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तरह कितना रोल प्ले कर रही है, तो आपका जैन बौद्ध वाला हो गया। तो स्टार्ट यहाँ से इसको कर सकते हैं, है ना। तो ये इससे में आप लोग एकदम ब्रॉड रहता है, ब्रॉड मतलब कोई लिमिटेशन वहाँ पे नहीं है कि आपको क्या लिखना है, आपका अपना ओपिनियन, आप जहाँ से स्टार्ट करें, है ना। और जितना डाइवर्स कर सकते हैं अपने आंसर को, जितने डाइवर्स पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, इसीलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है ऐसे से पहले, ऐसे लिखने से पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग। समझ रहे हैं आप लोग? ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? ऐसे में एक की पॉइंट, उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि मेरे को आंसर में ये चीजें लिखनी है ना, इस डायमेंशन पे मेरे को लिखना है, ये एग्जांपल मेरे को डालना है, ये कोटेशन उसमें लिखना है मेरे को, ऐसे, है ना। ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, जैसे जो भी स्टेटमेंट है तो उसके आर्गुमेंट्स के सपोर्ट में मेरे को कुछ कुछ पॉइंट्स ये लिखने हैं, है ना, जो कि पहले ही हम लोग एक पेज में, रफ पेज में लिख लेते हैं। देन उस आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट में फिर क्या क्या पॉइंट्स लिखना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना, उस सब जो स्टेटमेंट है। देन आपने बोला कि वे फॉरवर्ड, वैसा कुछ चीजें लिखते हैं, है ना। अगर सपोज GS वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपका जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव वगैरह है कुछ, उसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है, वो भी लिखते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। देन फिर आप अपना लिखते हैं सजेशन कि और क्या किया जाना चाहिए, है ना। उसमें आप उसमें कविता लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, केस स्टडी लिख सकते हैं, है ना। हर चीज़ ओपन रहता है एस्से वाले में। आप अपने आंसर एस्से को कितना भी अच्छा कर सकते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं उसमें, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो करंट, ये क्वेश्चन बताया मैं 70वीं का, एक 69 का क्वेश्चन था, करंट स्टेटस ऑफ वोमेन एम्पावरमेंट, करंट स्टेटस ऑफ वोमेन। लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आप लोगों को? प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, वो धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगे। वो थोड़ा सा मेरा एक्चुअली मीडियम इंग्लिश ही है, तो हिंदी वाला अगर है तो थोड़ा सा मैं उसको देखूंगा, है ना। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप एक बार बोलिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि हिंदी लैंग्वेज में उसको, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठो आधे घंटे ही सपोज यहाँ पे अगर टाइम दे रहे हो और यहाँ से कुछ सीख कर नहीं गया ना, तो समझ लो फिर आधे घंटे आपका टाइम वेस्ट हो गया। अभी इस किसी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसका टाइम, है ना। तो कहीं पे जा रहे हैं, अगर वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है तो समझ लो फिर कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे आधे घंटे बैठो तो कोशिश कीजिएगा कुछ भी सीख कर जाए यहाँ से, तो जो भी टाइम आप दे रहे हैं कुछ ना कुछ लर्निंग मिले, है ना। उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको ध्यान से भी सुनना भी पड़ेगा चीज़ों को, कि कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है लेकिन आपका ध्यान कहीं हो रहा है तो वो स्किप कर जाता है ना। तो वो भी आपको ध्यान रखना कि जहाँ जितने देर बैठे कोशिश करेंगे कि अपना मैं बेस्ट यहाँ पे दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्निंग मिले।
हर एक चीज में यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो आपके आंसर में, आपके एग्जाम में रोल हेल्प करेगा ना, हर एक पॉइंट। ये जो भी पॉइंट यहाँ बता देंगे सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं अभी बता रहा हूँ ना करंट वाला, ये इसमें एसए वाले में करंट अफेयर का, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं कॉपी इवेलुएट कर रहा हूँ उनका, ये चीजें दिखती ही नहीं है और वो लोग को पता भी नहीं है कि करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आते भी हैं इसमें। इस तरीके से वो लोग एनालाइज ही नहीं कर पाए इस तरीके से। लेकिन अगर आपको ये एकदम स्टार्टिंग से अगर पता होगा, आपके प्रिपरेशन के एकदम स्टार्टिंग से अगर ये चीजें पता होगा कि कहाँ कहाँ पे ये चीजें मिल रही है, करंट अफेयर और आईआर वाला चीजें है ना, आईआर वाला, ये तो आपका आईआर हो गया ना जो मैं बताई है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, ये आईआर का टॉपिक का हो गया क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन था करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है ना। तो करंट स्टेटस वुमेन एम्पावरमेंट, अब ये तो आपका पूरा डायमेंशन ओपन हो जाएगा है ना। हर इकोनॉमिक में उनका क्या एम्पावरमेंट का क्या है, पॉलिटिकल क्या है, सोशल में उनका क्या रोल है ना। उसका डिफेंस आप ऐसे समझो, उसको डिफेंस में तोड़ो, स्पेस सेक्टर में तोड़ो, स्पोर्ट्स में तोड़ो है ना, साइंस वाले सेक्शन में तोड़ो, आप उसको जितना डायमेंशन कर सकते हैं। देन आगे था इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिमिट कर रहा है, अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों आया 69 में? एग्जैक्टली 106 अमेंडमेंट एक्ट आया था, नारी शक्ति वंदना अधिनियम है ना। उसमें क्या है 33% रिजर्व करने की बात की जा रही है लोकसभा में और असेंबली में, कि जो टोटल सीट है, जैसे आप पार्लियामेंट में कितना सीट है, लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में कितना सीट है 545, अभी एंग्लो इंडियन खत्म 543 अभी है ना। तो उसमें 33% रिजर्व की जा रही है वुमेन्स के लिए, जो कि अभी कितना रोल है आप लोग बताएंगे, कितना कंट्रीब्यूशन है वुमेन्स का लोकसभा में, कितने मेंबर हैं वुमेन्स, कितनी मेंबर, अभी रिसेंटली कौन लोकसभा चल रहा है आप लोग का 18th लोकसभा चल रहा है आप लोग का। 18th लोकसभा में कितनी वुमेन्स अभी लोकसभा में हैं, चुनकर गई हैं, कितनी? 9, बताइए आप लोग को। वुमेन जो टॉपिक है ना हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है बीपीएससी के लिए, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। वुमेन टॉपिक हमेशा, हर साल क्वेश्चन आपको वुमेन्स पे दिखेंगे ही, चाहे वो जीएस 1 में दिखे, जीएस 2 में दिखे, ऐसे में दिखे, कहीं ना कहीं दिखेंगे ही वो। तो आप लोग कहीं भी करंट अफेयर जो भी चीजें पढ़ेंगे ना, वुमेन से टॉपिक रिलेटेड आए तो आप उसको सीरियसली पढ़ना है, वो आपके टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वुमेन्स वाला, हर बार क्वेश्चन आपको दिखेगा वहां से। ये 74 आपका अभी रिसेंटली 18th लोकसभा में है वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि कितना परसेंट हुआ, करीब 13.6%, 13.6%। टोटल वुमेन्स का पॉपुलेशन कितना है, वुमेन्स का पॉपुलेशन मैं पूछ रहा हूं, परसेंटेज में ही बता दीजिए, अप्रॉक्स 47 अप्रॉक्स 50% है, मतलब वुमेन्स का फीमेल का पॉपुलेशन आधा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रही है, और उनका लोकसभा में रोल कितना 13.6% ओनली। सेम असेंबली में देख लो, असेंबली में जो भी डिफरेंट स्टेट की जो असेंबली है, ऑन एन एवरेज बोला रहता 9% ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। अगर राज्यसभा की बात करें तो टोटल 31 मेंबर्स हैं उसमें राज्यसभा में सिर्फ वुमेन्स, तो एक पूरा आधा का आधा पॉपुलेशन शेयर कर रही है, लेकिन यहाँ कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल कितना कम है। इस चीज को खत्म करने के लिए आपका ये जो एक्ट बना था, जिसमें ये बोला गया कि 33% रिजर्व किया जाएगा वुमेन्स का सीट, जो कि अभी हुआ नहीं है। 2029 जब आपका डेलिमिटेशन होगा, डेलिमिटेशन के बाद फिर सेंसस होगा, उसके बाद ये चीज आएंगी है ना। तो वो आपका न्यूज में था, उसके बाद से ये क्वेश्चन बना है एसए में, और ये सिर्फ एसए में नहीं बना है, ये बाकी और क्वेश्चन भी आपको दिखा था इसमें। ये जीएस 2 में सीधे क्वेश्चन आपका वंदना नारी एक्ट पे क्वेश्चन आएगा जीएस 2 में, है ना। मतलब आप समझो एक ही साल में पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछ रहा है उस एक्ट पे, और आपका ये समझ लो ये भी एक्ट पे ही क्वेश्चन आपका जो एसए में पूछा है, एसए में 100 मार्क्स कंप्लीट, और आपने आर्टिकल पर आपके पास कंटेंट अच्छा है, इसके बाद आपका पूरा प्रोविजन आपको पता है इस एक्ट का क्या प्रोविजन है ना, इसका क्या बैकग्राउंड है, वर्ल्ड में है ना। वर्ल्ड में भी आप इसमें कर सकते हैं, जैसे युगांडा आपका मोर देन 50% वहाँ पे वुमेन्स कंट्रीब्यूट, 60% अप्रॉक्स। पार्टी में इनर पार्टी सिस्टम, इनर पार्टी में जैसे पार्टी के अंदर भी वुमेन्स का क्या परसेंटेज कितना है ना, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे वहाँ से। तो एक अच्छा आंसर लिखने में वहाँ से ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये आपके एसए वाले भी चीज़ें यहाँ पे होगा, इंपॉर्टेंस आपका यहाँ पे दिख गया, ठीक है।
अब मैं इसके बाद से थोड़ा सा मैं अब इसका सिलेबस की मैं बात करूँ, करंट अफेयर और आपका आईआर, तो मेनली आईआर वाला थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस करूंगा कि आईआर का सिलेबस क्या है। ऑन एन एवरेज बहुत ब्रॉड है इसका भी, जैसे बीपीएससी का आप वेबसाइट पे देखते हैं ना जैसा टॉपिक्स सिलेबस, वैसे ही इसमें भी है, बहुत ब्रॉड एकदम दिया हुआ 4-5 पॉइंट में। उसके बाद फिर आप जब क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैं अभी यहाँ शो करूंगा आपको PYQ, उस या फिर टॉपिक्स में मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर आईआर बोरिंग है, लेकिन रोल बहुत ज़्यादा है इसका, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि करंट अफेयर को शुरू से ही आप लोगों को जब पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी जो होगा, उसमें पर डे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी क्लासेस में हो रहा है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके अलावा करंट अफेयर भी डेली बेसिस पे होना चाहिए, है ना। आप आधे घंटे पढ़ो, 1 ही घंटे पढ़ो, लेकिन पर डे करंट अफेयर वाला चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो भी बच्चे का करंट अफेयर में थोड़ा सा बचा लिया ना, 71st प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, उनका रिजल्ट हो गया है। और जो भी बच्चे करंट अफेयर में मार खा गए हैं, उनका रिजल्ट से बाहर होगा। बाकी सेक्शन वो अच्छा कर भी लिए हैं, लेकिन करंट क्योंकि ज़्यादा इस बार 43% करीब क्वेश्चन अप्रॉक्स था वो, है ना। तो अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया ना, तो समझ लो फिर बाहर ही हो आप। 43 मतलब समझ लो 1/3 करीब हो गया वो। 1/3 सेक्शन में आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो रिजल्ट कैसे होगा आप लोग का, है ना। बाकी सेक्शन आपको पता है, हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पूछता है, 30 क्वेश्चन। आपको बिहार स्पेशल पता है, आपको साइंस का सेक्शन पता है, 30 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से साइंस इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आप लोग पढ़ते भी हो, काफी पढ़ते हो, उसी तरीके से करंट अफेयर भी है। लेकिन करंट अफेयर बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है, ईयरली मैगजीन मार्केट में भर जाता है, वहां से बच्चे खरीदते हैं मैगजीन 1 ईयरली वाला, और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है 1 महीने में आप पूरा करंट अफेयर 1 साल का पढ़ लोगे? पढ़ भी लोगे तो क्या इस तरीके से पढ़ लोगे कि आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा बीपीएससी में? नहीं होगा। इस मतलब आपका स्ट्रैटेजी ही गलत है करंट अफेयर पढ़ने का, आपका स्ट्रैटेजी गलत, तभी तो आप फिर क्वेश्चन एग्जाम में मार खा रहे हो। लेकिन अगर वही करंट अफेयर अगर आप अभी से पढ़ते हैं मंथली वाइज, जैसे आपका सितंबर मंथ कंप्लीट हुआ, अभी नवंबर चल रहा है, तो आपका नवंबर चल रहा है, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर आपका हो जाना चाहिए अभी, है ना। सितंबर मंथ का आपको हो जाना चाहिए। जैसे सपोज आपका सितंबर में एग्जाम होने वाला है, सपोज 72 का, तो 1 ईयर का होता है जनरली, तो 1 ईयर का ही करंट अफेयर पूछता है, आप लोगों को पता है ना। तो 1 ईयर का करंट अफेयर मतलब सितंबर से, तो सितंबर का करंट अफेयर आप लोग का हो जाना चाहिए, अक्टूबर का करंट अफेयर आप लोग का हो जाना चाहिए। उसी तरीके से जैसे जैसे मंथ पास जाएगा, आप लोग करंट अफेयर होना चाहिए। करंट अफेयर भी कैसे होना चाहिए? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो पढ़ने वाली बात हो गई। नोट्स मेकिंग भी होना चाहिए। आप सपोज करंट अफेयर आप मैगजीन पढ़ लिए 1 मंथ का, ठीक है, आप 2 दिन बाद आपको चीजें याद रहेंगी? नहीं रहेंगी। या फिर एग्जाम के टाइम आप ये जो 1 साल का जो बल्कि आपका जो बन जाएगा करंट अफेयर, आप लोग पढ़ पाओगे उसको इतना मोटा? फिर वही करोगे कि मंथ जो मैगजीन मिलेंगे मार्केट में, उसी को फिर लेकर आओगे, ले देकर फिर उसी पैटर्न पे आप लोग भी आ जाओगे। और जब पैटर्न आपका सेम रहेगा तो एग्जाम में भी सेम चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, फिर आप लोग सफर करोगे करंट अफेयर एग्जाम में, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, करंट अफेयर जो भी आप लोग अभी मैगजीन वगैरह जो भी पढ़ते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो, वो आप लोग का अपना नोट्स होना चाहिए बिल्कुल सिंप्लीफाई, एकदम क्रक्स में, एकदम टू द पॉइंट। जिससे क्या होगा आपका, जैसे 1 मंथ का करंट अफेयर मोर देन 10 से 15 पेज में आपका हो जाना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि आपका टोटल करंट अफेयर मेनली वही 40-50 पेज का, मैक्सिमम 70-80 पेज का होगा, उसमें आपका पूरा साल का करंट अफेयर आ जाएगा, वो रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। क्या आप कहाँ से पढ़ रही हैं? यूट्यूब से क्लासेस आप ले रहे हो उस पर, तो कौन सा, प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए? दोनों सारा कंबाइंड उसमें है ना। तो कंबाइंड है तो आर्टिकल जैसे उसमें आप ये फिल्टर कर पाते हो, जैसे कुछ आर्टिकल वैसे भी होता है यूट्यूब में, जैसे इस प्लेनर क्लासेस का, या फिर कोई और भी? अच्छा, तो उसके अलावा कहीं और? तो उसमें ये भी देखते हो कि सारा आर्टिकल उसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी तो आपको देखना है। जो क्लासेस में कराया जा रहा है, कई जगह पे ये भी होता है कि रिसोर्स मल्टीपल है, आपको प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म जहाँ से आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसका दुरुपयोग या फिर उसका मिसयूज, या फिर ऐसे बोल सकते हो उसका निगेटिव पॉइंट ये भी है कि इतना बल्कि चीजें है ना कि सब चीज पॉसिबल भी नहीं है। तो आप फिल्टर आपको करना पड़ेगा उसमें कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसमें जो आप पढ़ रहे हो पर डे। आप फिर बोलोगे सर पर डे पढ़ने के बाद नोट्स मेकिंग भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा आर्टिकल उसमें रहते हैं। तो क्या सारा आर्टिकल आप लिखते हो? सारा आर्टिकल लिखना जरूरी है? उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना। तो वो कैसे फिर पता चलेगा कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट, कौन सा हाईलाइटेड पॉइंट है, कौन सा मेन पॉइंट है जो कि मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप PYQ करोगे।
है ना। तो जब पीवाई को प्रॉपर एनालाइज करोगे आपका करंट अफेयर का प्रीलिम्स वाला, उसके बेसिस पे आपको करंट अफेयर का नोट्स बनाना है। हर चीज नोट, ये नहीं कि जो भी करंट अफेयर में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, वो हर आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना है ना, तो बीपीएससी एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर से, वो आर्टिकल आपको लिखना है, ठीक है। इन फ्यूचर कभी आप लोग करंट अफेयर जो मैगजीन पढ़ते हैं या फिर कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना, अगर प्रॉब्लम आ रहा है सर इसमें आर्टिकल में नहीं फिल्टर कर पा रहे हो, आप लोग यहाँ मिल सकते हैं टीचर से, वो बता देंगे आपको कि यहाँ पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा चैलेंजिंग भी है, शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में भी, और आर्टिकल भी समझने में कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल के अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कोई भी आर्टिकल उसमें तो काफ़ी पॉइंट्स उसमें रहेंगे, मैं भी एक एक पेज कर रहा था, आधा पेज कर रहा था उसमें, है ना। तो पूरा आधा पेज का जो कंटेंट उसमें लिखा सारा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना उसके अंदर में, उसके अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पीवाईक्यू जब एनालाइज करेंगे तब आपको पता लगेगा उससे, पीवाईक्यू से। हाँ, इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू से, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, द हिंदू काफ़ी है मोर देन। दैनिक जागरण लोग प्रीफर करते हैं, मैगजीन में आपका प्रतियोगिता दर्पण प्रीफर करते हैं हिंदी मीडियम में। आप कौन सा पढ़ती हैं? साल वाला किस मैगजीन, कौन सा मैगजीन? अच्छा, स्पीडी का। तो वो अभी क्यों आप पढ़ रहे हो उस चीज़ वो चीज़ों को, है ना। अभी तो आप लोग मंथली करना है ना, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग वो चीज़ें जब एग्जाम आएंगे ना तो वो आ ही जाएंगे मार्केट में, वो चीज़ आप लोग रिवीजन की तरह यूज करना। वो जो वार्षिकांक जो आप जो बोल रहे हो वो सब जो चीज़ें आएंगी या फिर यहाँ जो प्रोवाइड की जाएंगी वो आपको रिवीजन की तरह यूज करना। लेकिन करंट अफेयर आप लोग को डेली बेसिस पे, जैसे आपने न्यूज़पेपर बोला, मैं तो बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों के पास सफिशियंट टाइम है, आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो। इससे क्या होगा कि आप लोग प्रीलिम्स का तो सारा उसमें होगा ही कवर, मेंस वाले में भी सारे सेक्शन के लिए आर्टिकल मिलेंगे, अच्छे आर्टिकल मिलेंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आपने पेपर यहाँ मैंने भी बताया और आपने भी जब पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको पता है कि आर्टिकल किस किस तरीके से मेरे को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मे भी वहाँ पे मैगजीन में जो आप जो वार्षिकांक बोल रहे हो ना, वो मेनली आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है, वन लाइनर, है ना। तो वो प्रीलिम्स वाला हो गया। फिर मेंस वाला आपका कैसे होगा? फिर प्रीलिम्स के लिए एक अलग मैगजीन पढ़ोगे, मेंस के लिए फिर एक अलग पढ़ोगे। आपको पॉसिबल है कि करंट अफेयर के लिए भी इतना सारा मैगजीन पढ़ो फिर बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ो एक ही साथ? नहीं पॉसिबल है ये। तो कोई वैसा सोर्स पकड़ो ना जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर हो जाए, जो कि इन्होंने बोला जो द हिंदू वाला जो न्यूज़पेपर है ना, उस तरीके से आपका हिंदी मीडियम का जो है दैनिक जागरण, वो है ना, उससे आपका दोनों ही होगा अभी सही, है ना। और उसमें हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें वही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप आर्टिकल जब देखोगे, आप जब पीवाई को एनालाइज करोगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर कौन सा और है आपके नॉलेज में? हिंदुस्तान तो नहीं है, हिंदुस्तान तो बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान में तो आपको पता है कि एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक होता है वो बहुत कम ही रहते हैं, बाकी और चीज़ें न्यूज़ में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो ज़्यादा रहती हैं। तो और कोई है आपके नॉलेज में? मैं जहाँ तक देखता हूँ बच्चे, देखिए हर कोई भी न्यूज़पेपर होगा ना उसमें हर आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, या तो ये आपको पता है। ये न्यूज़पेपर आपके एग्जाम के लिए थोड़ा ना रिलीज होता है मार्केट में, ये आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर है नहीं। वो न्यूज़पेपर को प्रेफर किया जाता है जिसमें ज़्यादा कंटेंट हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो, उसको हम लोग ऑप्ट करते हैं, है ना। दो तीन वो अदरवाइज उनका तो अपना तरीका है न्यूज़पेपर जो पब्लिश करने का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वैसा न्यूज़पेपर ऑप्ट करूँ जिसमें वैसा आर्टिकल ज़्यादा हो। तो सारा आर्टिकल तो वैसे भी आपको नहीं मिलेगा किसी भी न्यूज़पेपर में, है ना। बट फिर भी ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दूसरा अगर न्यूज़पेपर आप बोल रही हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए आपका द हिंदू बेस्ट है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन वही है कि उसमें भी सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, वही आर्टिकल उसमें देखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए जो टॉपिक आप लोग देखेंगे एनालाइज करेंगे तो वो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को देखना है उसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस जो कि मैंने आपको बता दिया, मतलब करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस बता दिया। आप लोग समझ लो कि हर एक पेपर में ही उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं ये करंट अफेयर वाले सेक्शन और आईआर वाले, जिसमें मैं आईआर पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। पहले मैं सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूं ब्रीफ में, ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा।
पहले मैं सिलेबस थोड़ा बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, आप लोग फेमिलियर हो जाओगे कि जो भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है और क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक, कौन सा ये व्हाट्सएप वाले के लिए व्हाट्सएप पे लाइए तो ये हो गया, थैंक यू। इसमें टॉपिक दिया हुआ है, पहले मैं यहाँ पे सिलेबस बताऊंगा, फिर टॉपिक्स भी यहाँ देखेंगे, उसके बाद से फिर आपका क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो सेम आप जब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, जो कि आप बोल भी रहे हो कि समझ नहीं आता, उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स रहते हैं, तो कौन सा पढ़ना है, वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो मैं यहाँ बताऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैं करंट अफेयर के लिए, IR के लिए बताऊँगा, लेकिन आप लोग हर आर्टिकल इसी तरीके से एनालाइज करेंगे अपने मैगजीन और करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर में, है ना। ऐसे ही आप लोग फिल्टर करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा। तो ये टॉपिक है। IR मेनली बहुत ब्रॉड 4-5 ही पॉइंट्स में ये सिलेबस दे रखा होता है, चाहे आप UPSC का सिलेबस आप देखेंगे या फिर BPSC का। BPSC में तो ऐसा ज़्यादा दिया भी नहीं हो, बस ऐसे लिखता है कि इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, ऐसे ही बस बिहार, इससे ज़्यादा कुछ लिखता भी नहीं है, हाईलाइटेड। तो उसमें थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपका आता है, आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन भी मेकिंग कर सकते हैं धीरे कुछ है ना। IR सिलेबस पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या इसमें सिलेबस है। फर्स्ट आप लोग लिखेंगे इंडिया एंड नेबरहुड। इंडिया एंड नेबरहुड, इंडिया एंड नेबरहुड। आपने नेबरहुड आप बताएंगे कौन कौन से इंडिया के? मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, अफगानिस्तान, अंडमान तो इंडिया का ही पार्ट है, अंडमान निकोबार तो इंडिया का ही पार्ट है, म्यांमार, है ना, बांग्लादेश आपने बोला, पाकिस्तान बोला, नेपाल, भूटान, हाँ, तो यही है आपके ना। तो जो इंडिया और नेबरहुड जो है, उसमें क्वेश्चन IR में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, यही आता है बाइलेटरल रिलेशन, इंडिया एंड आपका जैसे बोल देगा अफगानिस्तान, है ना। उसमें और भी चीज़ें पॉइंट रहेंगे, लेकिन मेजर आपको जो कवर है वो इंडिया एंड, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन, जो आपका टॉपिक जो है ना, इंडो नेपाल रिलेशन, या आपका इंडो भूटान रिलेशन, इंडियन मालदीव, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना, चाइना तो खैर आपका इंडिया नेबरहुड में नहीं आएगा, है ना। उसके अलावा आपका इंडिया श्रीलंका, है ना। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये आपका नेबरहुड में आ गया। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहेंगे, कुछ मेजर इवेंट्स जैसे घटित, जैसे आपका बांग्लादेश वाला भी इशू चल रहा है ना, ठीक है। और कौन सा? नेपाल का चल रहा है। अभी आप लोग बताइए नेबरहुड में क्या है जहां से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, आप लोग जब एनालाइज करेंगे तो आप लोग ये भी गेस कर पाएंगे कि इन फ्यूचर जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वहां पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। मालदीव के साथ भी था उस टाइम, हाँ। और अभी जो रिसेंट में जो चल रहा है, तो आने वाले टाइम में उस पर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हाँ, नेपाल के साथ हो गया, ये नेबरहुड वाले में, ठीक है। तो इन प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन, अब जैसे आपका पूछा हुआ है 17वीं में, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आइडिया लगेगा, अभी थोड़ा देर बाद ही दिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, जो कि बायलैटरल रिलेशन पे, है ना। तो उसमें जैसे श्रीलंका पे पूछा हुआ था, आपका रसिया पे पूछा हुआ था, आपका ये USA वाला भी पूछा हुआ था, मतलब नेबरहुड नहीं, ये बायलैटरल रिलेशन पे। तो इंडिया और नेबरहुड में आपने बायलैटरल रिलेशन पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे इस तरीके से रहेगा आपका इंडो श्रीलंका रिलेशन, इंडो नेपाल रिलेशन, इंडो भूटान, इस तरीके से रहेगा, है ना। उसमें फिर क्या पढ़ते हैं, वही आप जो भी कॉपरेशन, एरियाज ऑफ कॉपरेशन, इंडिया, जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो, इंडिया बांग्लादेश कहीं बीच में,
है ना, या फिर आपका इंडिया श्रीलंका, या फिर इंडिया चाइना, बांग्लादेश। उसमें क्या है कि जो भी एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड करती है, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, कुछ इंपोर्ट भी करता है, वो ट्रेड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट भी होता है, इन्वेस्टमेंट जैसे आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हो, हाँ, कुछ इस तरीके से, वो एक आपका एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो गया। दूसरा एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या, डिफेंस हो गया। सपोज कुछ इक्विपमेंट्स आप सेल कर रहे हो, सपोज जैसे इंडिया बांग्लादेश के साथ नहीं, लेकिन ब्रह्मोस सेल करता है फिलीपींस के साथ, है ना, रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ भी इसका एग्रीमेंट साइन हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी क्या कोऑपरेट कर रहा है। यूएसए के साथ करेंगे तो यूएसए के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन है, जैसे कि आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी वहाँ से लेता है, हाँ, डिफरेंट, जैसे MQB-9B जो आपका ड्रोन है वो, या फिर अदर जो आपका जो पिनाका या फिर चिनूक जो आपका हेलीकॉप्टर, वो चीज़ें, है ना। तो वो आपका डिफेंस हो गया। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन और क्या हो सकता है, जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू में बोला उन्होंने, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होता है ना। लाइक एग्जाम्पल में जैसे मालाबार एक्सरसाइज होता है। मालाबार एक्सरसाइज में आपको पता है कि क्वाड क्या है यह, जिसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और आपका जापान। तो ये चारों कंट्री मालाबार एक्सरसाइज करती है, तो ये भी आपका एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो गया। उसके अलावा ज्वाइंट एक्सरसाइज और क्या करते हैं, इंडिया USA के साथ युद्धाभ्यास हो गया, है ना। उसी तरीके से बाकी कंट्री के साथ भी करता है, इंडिया श्रीलंका के साथ भी करता है ये, है ना। तो सीलिंग को इसलिए, उसके अलावा आपका बांग्लादेश के मैत्री वाला है वो आपका करता है, नेपाल के साथ भी करता है आपका सूर्य किरण, है ना। तो इस तरीके से आपका हो गया। तो फर्स्ट आपका इंडिया नेबरहुड आपने लिखा है, जिसमें बायलैटरल रिलेशन मेनली पूछता है हर कंट्री के बीच में। उसमें आपका कोऑपरेशन, आपका ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका डिफेंस हो गया, डिफेंस के बाद आपका मे बी ऑन हेल्थ, मे बी ऑन एग्रीकल्चर, मे बी ऑन क्लाइमेट, है ना, मे बी ऑन स्पेस सेक्टर, मे बी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, मे बी ऑन डिजिटल इकोनॉमी। इस तरीके से ये डिफेंस एरिया जहाँ पे ये एक दूसरे कंट्री कोऑपरेट करती है ना, तो वो आपका रिलेशन हो गया। उसमें होती है कि कुछ चीज़ें चले, कोऑपरेशन चला, उसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इनके रिलेशन में, ठीक है, तो वो भी उसमें पढ़ना होता है आप लोग को। तो ये आपका हो गया इंडिया नेबरहुड। दूसरा टॉपिक आप लोग का वो आप लोग लिखिए, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। Policies and politics of developed and developing countries and its impact over India. ठीक है, लिख लिया आपने। अब इसमें क्या, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी कंट्री है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, हर कंट्री का अपना पॉलिसीज होता है, फॉरेन पॉलिसी होता है या फिर उनका पॉलिटिक्स। लाइक 70वें क्वेश्चन पूछा था यूएस पे, है ना। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन में जो भी डोनाल्ड ट्रंप जो आया है, तो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होंगे काफ़ी चीज़ें चेंज आई, जैसे टैरिफ के रिगार्डिंग हो गया, इंडिया चाइना के साथ हो गया, यूएसए चाइना के साथ हो गए, इंडिया के साथ भी, इंडिया पे टैरिफ मोर देन 50% उन्होंने लगाया, ठीक है। तो उनका पॉलिटिक्स, उनका अपना पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनका एक अपना जो पॉलिसी चेंज हुआ, उसका फिर इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे। यही आपका था कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड इट्स, कौन सा, हाँ एग्जैक्टली, हाँ, जैसे उसमें बोला गया कि $500 बिलियन का आप ट्रेड करेंगे 2030 तक, ये बात हुई है। या फिर आपका जो टेक्नोलॉजी है डिफरेंट, या फिर सेमीकंडक्टर है, या फिर क्रिटिकल एनर्जी है, उस पर ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। जैसे ICAT था, आपने पढ़ा होगा ICAT क्रिटिकल एनर्जी में, वो चीज़ें, तो वो भी हो गया। तो अभी जैसे ये आपका USA वाला हो गया, तो क्वेश्चन आया था उसी पे कि जो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है वहाँ पे, तो कैसे उनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ्यूचर उसका बनेगा, ये चीज़ें क्वेश्चन थी, है ना। तो मतलब जैसे ही कोई भी कंट्री में अगर कुछ पॉलिसीज बनती है या फिर कोई भी पॉलिटिक्स वहाँ पे अपना, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया में, ये आपका IR के सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना होता है। जैसे अभी रिसेंटली, अब मैं US की बात की, अभी कहाँ के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, गेन जो कि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, बताइए, बांग्लादेश एग्जैक्टली। वहाँ पे चेंज हुआ पॉलिटिक्स, सरकार चेंज हुए, वहाँ के पॉलिसी भी चेंज हुए। रिसेंट हमारा जो रिलेशन अच्छा था शेख हसीना के साथ अच्छा था,
ठीक है, काफ़ी अच्छे टर्म पे थे, जो ट्रेड होता था अच्छा खासा हर चीज़ है। लेकिन अभी जो नई सरकार आ गई काफ़ी प्रॉब्लम है उसमें, आप देख रहे हैं अभी हम एक कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं एक तरीके से। उसका रिसेंटली अभी आप पढ़े होंगे करंट अफेयर में न्यूज़ में कि शेख हसीना को सजा जो दिया गया, ठीक है। और आपको पता है कि शेख हसीना कहाँ पे है, ये भी आपको पता है, इंडिया में। बांग्लादेश क्या बोल रही है, क्या डिमांड कर रही है, वापस करो, रिटर्न करो। कितना टेंस रिलेशन अभी है। और एक साथ ही साथ आपको ये भी है कि मेरे को बांग्लादेश के साथ रिलेशन इन फ्यूचर अच्छा करना है, क्योंकि अभी सरकार तो इसी की चलेगी अभी। तो जब सरकार इनकी रहने वाली है तो फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। आप लोग श्री जयशंकर सिंह को आप सुनते होंगे, फॉरेन जो मिनिस्टर हैं, आप लोग उनका क्या सुनते होंगे, फॉरेन पॉलिसी वो क्या बोलते हैं, एक ही लाइन में बोलते हैं, हर चीज़ सेल्फ इंटरेस्ट की होती है। गवर्नमेंट अब इंडिया अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चीज़ें करेगा ना, फॉरेन पॉलिसी जो भी बनाएगा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। सरकार किसी की आए किसी की जाए, हमारा एक टर्म अच्छा होना चाहिए कि हमारा ट्रेड होते रहना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा बेनिफिट हो, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट। किसी के साथ मेरा पर्सनल रिलेशन थोड़ी ना है, फॉरेन रिलेशन में कभी भी किसी के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, टाइम बाय टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है कि सेल्फ इंटरेस्ट मेरा फुलफिल होना चाहिए, डेट्स इट, है ना। तो नई सरकार आई है, नई सरकार के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी बनाना है मेरे को, साथ ही साथ वो डिमांड कर रही है वो भी हम अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ जो डिफरेंट जो उनका जो पॉलिटिक्स जो चेंज हो रहा है ना, तो उस पर भी कंसर्न है ना। तो रिसेंटली ये क्वेश्चन इन फ्यूचर ये चीज़ें बन सकती है। तो आपका ये हो गया पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स वाला। थर्ड पॉइंट आप लोग लिखिए, जो टॉपिक है आईआर का, बाइलेटरल, रीजनल and global grouping, bilateral, regional and global grouping, and agreement, and its impact over India. ठीक है, बाइलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ओवर इंडिया। अब इसमें कुछ एग्जांपल दे पाएंगे, जैसे बाइलेटरल रीजनल ग्रुपिंग की बात करें तो बाइलेटरल तो आप समझ गए, है ना, इंडिया यूएस, इंडिया बांग्लादेश नेपाल, आपने जो भी देखा। आप रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, पहले आप लोग रीजनल कर दीजिए, जिनको भी जो पता है रीजनल ग्रुपिंग कुछ एग्जाम्पल है वो आप लोग बताएंगे, देन फिर ग्लोबल ग्रुपिंग। ग्लोबल में क्या होगा, चलिए ठीक है, रीजनल आप बता रहे हैं शार्क, आपने बोला बिम्स्टेक, ठीक है, गुड। और बताइए, क्वाड आपने बोला आशियान, ठीक है, गुड। अब बताइए कुछ, एससीओ, एग्जैक्टली, गुड। और तो वो ग्लोबल में आएगा, क्योंकि उसमें 19 कंट्रीज और 2 यूनियन, पहले तो आपका यूरोपियन यूनियन था और अभी रिसेंटली आपका अफ्रीकन यूनियन उसमें इंक्लूड हुआ है, तो वो ग्लोबल आ जाएगा। रीजनल ग्रुपिंग जो कि मेनली किसी एक पार्टिकुलर रीजन में वो लिमिटेड है, वो जैसे आपने एशिया बोला, एशिया क्या आपका सेंट्रल एशिया, है ना, और साउथ एशिया हो गया। देन आपने सार्क बोला, सार्क आपका क्या साउथ एशियन कंट्रीज में, ठीक है। देन आपने क्वाड बोला, क्वाड क्या आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। फिर आपने क्या बोला, आशियानिनो बोला, आशियान भी आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो गया। आपका बिम्स्टेक बोला आपने, है ना, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हो गया। आप लोग कुछ, मैम कुछ आपको रीजनल ग्रुपिंग कुछ नाम है, कुछ याद है आपको, कभी सुना होगा, करंट अफेयर में भी आप जैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होंगे तो भी उसमें सुना होगा, क्योंकि वो भी पढ़ते आप लोग हो। आप लोग ये पढ़ते हो कि कौन सा अभी सबमिट हुआ है या फिर कौन सा जो सेशन हुआ है उसमें, और उसका थीम क्या है, उसमें क्या आउटकम आया है ना, हमारी कंट्री से कौन पार्टिसिपेट किया है, ये सब आप पढ़ते हो, कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, ये सारा आप लोग पढ़ते हो ना। जो भी एससीओ में यही सब पढ़ते हो ना, एससीओ, G20 ब्रिक्स, आप लोग प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, उसका थीम क्या है ना, क्या उसमें मेजर आउटकम्स आए हैं, इंडिया से कौन पार्टिसिपेट किया है, जनरली ये आप लोग पढ़ते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम मैं पूछूं कौन सा समिट हुआ है, G20, कहाँ पे हुआ है, साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे, जोहानिसबर्ग, है ना। हाँ, तो मैं भी क्वेश्चन पूछ दे साउथ अफ्रीका, या फिर ये भी कुछ पूछ दे कि कहाँ पे होगा, ऑप्शन दे जोहानिसबर्ग, है ना, साउथ अफ्रीका के 4 सिटी का नाम दे देगा उसमें, तो आपको साउथ अफ्रीका में हुआ ये तो पता है, लेकिन उस क्या कहाँ पे हुआ, वहाँ पे वो भी थीम क्या था उसका, आप देखेंगे उसका थीम क्या है, क्या आउटकम है, ये भी आप देखेंगे उसमें क्या आउटकम है, इंडिया क्या कुछ उसमें अपने कंट्रीब्यूशन दिया है,
वो भी आप देखेंगे, वो भी आप देखेंगे। रिसेंटली जो 71वीं जो प्रीलिम्स हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा था 18th G20 पे, है ना। बच्चे गलत करके आए, उनको पता ही नहीं लगा कि 18 G20 कब हुआ था। वो सब ये मानकर आ गए कि इस बार वाला हुआ था, लेकिन वो हुआ था 2023 में, जो कि इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में, और सब मानकर आए थे कि इस बार वाला हुआ है। तो आप अगर अभी से इस तरीके से पढ़ोगे तो ये बेसिक क्वेश्चन कभी भी गलत करोगे, कभी नहीं गलत करोगे। जब इतनी अंडरस्टैंडिंग से आप लोग पढ़ोगे तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अभी आप पढ़ोगे, आप लोग कौन सा हुआ G20? एग्जैक्टली, ये 20th हुआ, अब अगला 20th, इनको ये भी पता है कि अगला कहाँ होने वाला है ना। तो वो क्वेश्चन बस इसी पे था, आप बस इतना पकड़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो 18th G20 था, है ना। जैसे इन्होंने नंबर के साथ याद किया, 20th हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, है ना, डेट भी। तो उसी तरीके से बच्चे ये पहचान लेते हैं कि 18th कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में, वैसे ही वो क्वेश्चन हो जाता है, फिर कुछ बचा ही नहीं उसमें, है ना। तो एकदम छोटी सी चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ अभी से आप पढ़ोगे तो आपके पास टाइम सफिशिएंट रहेगा, अच्छे से कवर कर लोगे। लेकिन वही बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट के टाइम में करंट अफेयर लेके बैठते हैं, ईयरली वाला लेके बैठते हैं, 1 महीने में सोचते हैं कि 1 महीने में सारा करंट अफेयर कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। और स्कोरिंग होता है करंट अफेयर बहुत स्कोरिंग होता है, वो आपका प्रीलिम्स क्लियर भी करा सकता है, और आपको अगर खराब हुआ तो आपको बाहर भी करा सकता है वो, है ना। इसीलिए करंट अफेयर का उसको उसी तरीके से इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो वही रीजनल ग्रुपिंग आपने जैसे सबने बताया, RCEP हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना, बिम्स्टेक, सार्क, आसियान, क्वाड, है ना, SCO, सबने आप लोगों ने बताया, मतलब काफ़ी अवेयर है। अब कुछ ग्लोबल, G7 भी एक हो गया, अब ग्लोबल कुछ बताइए, ग्लोबल ग्रुपिंग। ओके, UN, गुड, WTO, WHO, ओके, ठीक है, G20, ना, इस तरीके से। और COP30 वाला भी हम बिल्कुल आप बोल सकते हैं। COP30 में तो ऐसे कोई मेंबर की बात नहीं, वो तो सारे कंट्री उसमें पार्टिसिपेट, कंट्री के साथ मीडिया भी पार्टिसिपेट करती है, बाकी अदर पर्सनल भी, आप भी चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रुपिंग में मेनली जैसे वैसा जिसमें समिट वगैरह होता हो, मीटिंग होता हो, उस तरीके से। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक अपना काम है, अपना एक डिफाइंड रोल है, वो फुलफिल करते हैं। ग्रुपिंग मतलब वैसा जिसमें कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, हर साल कुछ मीटिंग समिट होता है जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स या फिर रीजनल जो भी इशू है उस पर डिस्कस करते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे आपका G20 है, G20 में हम इकोनॉमी की भी बात करते हैं, जो भी क्राइसिस चल रहा है उस पर हमको बात करते हैं, है ना। देन आपका ये क्लाइमेट वाला जो प्रॉब्लम है उस पर भी आप बात करके कुछ आप 2-3 प्रॉब्लम बताएंगे जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्लाइमेट ग्लोबल प्रॉब्लम, और ठीक है, वॉर भी आप बोल सकते हैं, ओके। और हंगर, पोवर्टी, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक कंट्री तक डिफाइंड नहीं है, ये पोवर्टी, हंगर हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में आपको दिखेंगे। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हर कंट्री उससे सफर कर रहा है। हाँ, कुछ नाम देंगे जो कंट्री बिल्कुल एकदम डूबने पे ही है, वो वार्डोवा, वो चीज़ है, हाँ। तो इस तरीके वो न्यूज में हमेशा रहता है। तो ये आपका हो गया आप 3rd टॉपिक। 4th टॉपिक आप लोग लिखिए, जो कि आप जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बता रहे थे वो इसमें आएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। मैंडेट, आप लोग वो साथ में एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे, ठीक है। और मेनली ऊपर वाला में मेनली ग्रुपिंग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैसे इंस्टीट्यूशन लिखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, और उसका स्ट्रक्चर क्या, उसका मैंडेट क्या है। जैसे कि UN, ये एक इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या रोल है, उसके अंदर आपको पता है 6 बॉडीज है, जिसमें आपका UNSC भी है, आपका UNGA भी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस आपका सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप, है ना, इस तरीके से है उसके अंदर। तो UN हो गया आपका, IMF हो गया, WTO, ये सारे इंस्टीट्यूशन है, उनका एक अपना डिफाइंड रोल है, ठीक है। UNSC का क्या रोल है कि वर्ल्ड में ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करना, ये जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको सही करना, है ना। ऑल्दो प्रॉब्लम काफ़ी फेस कर रहा है, मतलब उसका रोल काफ़ी डिमिनाइज लगता है, अभी रोल प्ले नहीं कर। जैसे आप देखेंगे कि
यूएन सेक्रेटरी का रोल है कि ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी इन्हांस करना, लेकिन अभी देखो आप वॉर एक के बाद एक, है ना, रसिया यूक्रेन चल रहा था, ईरान आपका इजराइल शुरू हो गया, है ना, और क्राइसिस उसके बाद आपका इंटरनल जो सूडान वाला भी इशू चल रहा है रिसेंटली, बांग्लादेश में इशू चल ही रहा है ना। तो मतलब ये फैली की तरह, तो पढ़ना आपका यूएन पढ़ना है, फिर IMF, WTO, ये सारे आपके इंस्टीट्यूशन है। WTO क्या रोल है कि जो ग्लोबल एक आपका जो ट्रेड है उसको स्मूथ करना, जो भी जो टैरिफ होते हैं, जो बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स को रिमूव करना, कि स्मूथ ट्रेड इंश्योर करना, है ना, कि किसी कंट्री को बेनिफिट ज़्यादा ना हो और किसी कंट्री को लॉस ना हो, इस तरीके से, है ना। देन आपका वर्ल्ड बैंक, है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक IMF में क्या फ़र्क होगा, कुछ एक बेसिक, IMF शॉर्ट लोन देता है, ओके, लोन देता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है। और वर्ल्ड बैंक मेनली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए देता है, और IMF इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में एग्जैक्टली वो लोन देता है। ये तो बेसिक डिफरेंस है, ये सारा भी इसमें पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन भी आया हुआ है इस सब पे, है ना। UN पे भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता रहता है, आपका WTO पे क्वेश्चन है, आपका IMF पे, ये UN पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो ठीक। देन आपका लास्ट ये 4th 4 पॉइंट होगा ना, 5वां आपका इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। इसी में आपके सारे IR के सिलेबस हो जाएंगे। डायस्पोरा आप लोग जानते हैं, जो भी इंडियंस ओरिजिन के जो हैं लोग, वो अदर कंट्री में अगर रहते हैं, है ना, मे भी वहाँ का उन्होंने सिटीजनशिप भी ले लिया है, तो वो इंडियन डायस्पोरा है। अब ये क्यों पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों ही है कि इंडियंस अगर किसी अदर कंट्री में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम IR के अंदर पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए, किस में, सिटीजनशिप वाले में, ठीक है, एक तो वो हो गया। लेकिन IR में उनका क्या रोल है, इंटरनेशनल रिलेशन एक बिल्ड करने में, क्या इकोनॉमिक, हाँ क्या बताइए, वही मैं पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली, उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। रेमिटेंस आपने जो बोला कि इंडिया से जो बाहर रहते हैं, अदर कंट्री में जो पैसे अर्न करते हैं, वो जब इंडिया में भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, रेमिटेंस रोल है। और क्या, एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज, इंडिया का जो अपना कल्चर है वो दूसरे अदर कंट्री में, जैसे आप ये सुनते होंगे हमेशा दिवाली के टाइम में, छठ के टाइम में, आप न्यूयॉर्क सिटी में आप देख रहे हैं वो लोग सेलिब्रेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ सेलिब्रेट कर रहा था, जो वहाँ पे जो US जो है ना, अमेरिकन, तो वो तो थोड़ा सा अवेयर होंगे ना, थोड़ा सा जानेंगे ना ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो इंडियन कल्चर के बारे में उनको भी पता चलेगा, तो कल्चरल एक्सचेंज ये चीज़ें हो गई। या फिर USA में अगर कोई रह रहा है वो इंडिया में आता है, तो फिर वहाँ की चीज़ें यहाँ पे पता चलता है। किस तरह का, हाँ ठीक है, वो सारे कल्चरल लोग में आ जाएंगे वो चीज़ें। और एक और बहुत अहम रोल है IR में डायस्पोरा का, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को मेंटेन करने में। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या होता है, वहाँ पे अगर उनको प्रेशराइज करते हैं, इंडिया अपने पैरेंट कंट्री के, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं इंडियन जो हैं, वो वहाँ के गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ का पॉलिटी में उनका रोल होता है ना। तो एक तरह से इंडिया के कुछ ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में आसानी हो जाती है, जैसे मैं भी कुछ एग्रीमेंट करने में, है ना, ये अपना रिलेशन को इन्हांस करने में वो रोल प्ले कर। तो ये हाँ, तो मैं और थोड़ा सा क्लियर बता दूँ कि इंडियन डायस्पोरा का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, है ना, मेनली जो भी इंडियंस जो रहते हैं ना, जैसे ये एग्जांपल मैं USA का ले रहा हूँ, है ना, USA में जो भी इंडियंस हैं, आपको पता है काफ़ी हाई पोस्ट पे हैं वो, है ना, तो उनका रोल होता है इंडियन, वहाँ के जो पॉलिसी है, उनका जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनका रोल प्ले होता है, वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शन है, उसमें भी उनका काफ़ी रोल है ना। तो एक तरीके से इंडिया इसको यूज करता है कैसे, कि कुछ एग्रीमेंट जैसे कई बार पास्ट में हो रखे हैं एग्रीमेंट, जो कि इंडिया USA के बीच में हुआ है, जिसमें रोल प्ले किए हैं डायस्पोरा वहाँ के, उस एग्रीमेंट को पास करने में, ठीक है। जैसे सपोज कई बार आप ऐसे सुने होंगे, जब USA में इलेक्शन होता है ना, तो इंडियन जो मोदी जी आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी इंडियंस रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे आते हैं, उससे क्या हुआ, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऑरा क्रिएट होता है। वो किसके थ्रू हो रहा है, इंडियंस के थ्रू। इंडियन मोदी जी गए हैं तो उसके, क्योंकि इंडियन जो मोदी जी गए हैं, तो वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस जो वहाँ पे है वो उनसे इनकी कनेक्टिविटी होगी, जाहिर सी बात है। और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ पे जिनके भी वो गए, तो एक तरह से लोग
आप समझ रहे हैं ना कि फिर उधर वो उनका जो वोटिंग जो होगा उस तरीके से। तो ये होगा आपका शॉर्ट पावर। तो जब ये चीज़ें होंगी तो इन फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है तो स्मूथली वो हो पाएगा। तो ये सारा आपका सिलेबस एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, इसी में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं मैं कि अभी मैं दिखाऊंगा वो सारा क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे। ठीक है, यही 5-6 जो टॉपिक्स है। एक बार मैं जल्दी से एक बार टॉपिक दिखा देता हूं। मेनली यही टॉपिक है जो कि आप लोग आईआर में पढ़ना है। ठीक है, आज मेनली मैं आईआर में थोड़ा डिस्कस करूंगा, बाकी फिर करंट अफेयर के लिए मैं नेक्स्ट है। तो आईआर का मैं जो यही जो टॉपिक है वो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इससे ज्यादा तो है नहीं। इसमें भी देखेंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे है ना जो पढ़ लेंगे ना तो बाकी पॉइंट्स के लिए भी आपके पास कंटेंट आ जाएंगे। आईआर में एक ये खूबसूरती है कि अगर उस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गए ना उसमें, और जो आपने फ्रेमवर्क जो आपने जो डायमेंशन बोल रहा था वो डायमेंशन 5-6 डायमेंशन पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो वो अदर बायलैटरल रिलेशन पे भी वो पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। बस डेटा चेंज हो जाएंगे, फैक्ट्स कुछ फिगर एग्जांपल है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी मेजर चीजें वो कॉपी हो जाएंगी आपको दूसरे वाले टॉपिक में भी, दूसरे वाले कंट्री के साथ भी। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से आप लोग देख लीजिए, ये मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, बाकी अदर कंट्रीज की भी होती है इसमें। आप फर्स्ट आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट, आप लोग नाम जानते होंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसमें डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। जी बोले। हाँ, ये टॉपिक बस अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिर आगे चीजें पढ़ाए जाएंगे। तो ये इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस फॉरेन पॉलिसी पे चला। आपको पता है कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल स्टैंड अपना रखता है ना, नॉन अलाइंड किसी के साथ। जो भी जैसे आपका कोल्ड वार हुआ था, कोल्ड वार में मेनली कंट्री वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, है ना, बाइपोलर हो गया था आपका यूएसए और आपका यूएसएसआर। ठीक है, फिर यूएसएसआर जब फ्रेगमेंटेड हो गया 1991 में, उसके बाद से यूएसए रोल प्ले कर रहा था पावर। ठीक है, तो मतलब वेस्टर्न कंट्री जो थे वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, उनका मतलब इन्फ्लुएंस था कंट्रीज वर्ल्ड पे। लेकिन अब फिर क्या हो रहा है ग्रेजुअली, फिर से बाइपोलर हो रहा है, एक आपका यूएसए और इधर में आपका चाइना। लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड है, मल्टीपोलरिज्म। कभी वो सिंगल या फिर कभी बाइपोलर को नहीं सपोर्ट करता, वो हमेशा मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करता है। मतलब हर कंट्री का रोल होना चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर में। ये नहीं कि किसी एक ही 2 कंट्री वो कर रही है, आई मीन इन्फ्लुएंस या फिर मैनिपुलेट कर रही है बाकी कंट्री को, नहीं, हमेशा मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है, तो उसी पे आपका नॉन अलाइनमेंट, मतलब इंडिया कभी अलाइन नहीं होती किसी कंट्री के साथ, हर कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन ये बिल्ड करना चाहती है। जैसे आपका रशिया यूक्रेन चल रहा था, इंडिया पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि आप सपोर्ट करो किसको, यूक्रेन को। लेकिन आपको पता है कि यूएसएसआर रशिया से इंडिया का हमेशा एक अच्छा रिलेशन रहा है ना, कई मौके पे इंडिया का सपोर्ट भी किया हुआ, तो उसके साथ रिलेशन ही खराब कर सकता है। तो ये हमें इन्होंने क्या किया, ना रशिया को सपोर्ट किया और ना यहाँ पे यूक्रेन को, ये न्यूट्रल स्टैंड अपने रखा। अगर यूएन जनरल असेंबली में अगर वोटिंग हुआ था तो वहां भी ये एब्सटेन किया, है ना, वोटिंग नहीं किया, ये चीजें। देन आपका पंचशील किसके बीच में है, ये पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच में है, इंडिया और चाइना। आप पहले अटेम्प्ट दिए हैं क्या, 71 आपने दिया है, तो क्या रहा आपका उसमें, ओके गुड। तो फिर आपकी मेंस की तैयारी चल रही है, तो यही चीज़ आप लोगों के पास साथ भी होना चाहिए। जैसे इन्होंने तैयारी की, अच्छी तैयारी की, आप लोग भी देख रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, आप लोग भी लग रहा होगा कि इन्होंने पढ़ा है। ठीक है, तभी मुझे लग रहा है कि हर पॉइंट पे इन्होंने कुछ ना कुछ अपना पॉइंट रख रहा है जो कि जेन्युइन है ना, जो कि रिलेवेंट पॉइंट है। तो उसका रिजल्ट में भी दिख गया इनका। सेम आप लोग का भी होना चाहिए अगला अटेम्प्ट, आप लोग का अगला अटेम्प्ट जो हो बिल्कुल इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है ना, और आपका प्रीलिम्स से स्मूथली क्लियर हो ना, और फिर आपका मेंस पे क्लियर हो और आगे आपका इंटरव्यू क्लियर हो। क्योंकि देखिए ये एग्जाम ऐसा है ना, शुरू में काफ़ी एनर्जी रहता है, काफ़ी मोटिवेशन रहता है, घर से भी सपोर्ट रहता है, तो जितना अर्ली आप लोग एग्जाम क्लियर कर लोगे उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी रहती है। उतने टाइम लगना शुरू होता है ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना है, आपके यहाँ मोटिवेशन भी डाउन होता है, खुद पे डाउट करने लगते हो जब 1-2 अटेम्प्ट के बाद चीज़ें नहीं होती हैं तो, है ना, घर से भी थोड़ा सा वो होता है कि पता नहीं क्या ही होगा इस तरीके से। तो आप लोग को कोशिश करना है कि एक ही अटेम्प्ट 70 सेकंड, एक अटेम्प्ट ऐसा रखो कि बिल्कुल 1 शॉट में सारा प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू, दैट्स इट। ये सर्कल्स में नहीं फंसना है, ये सर्कल में नहीं फंसना आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग की स्ट्रैटेजी बिल्कुल उसी तरीके से, तभी मैं शुरुआत नहीं बोला था इंटीग्रेटेड वाला, इंटीग्रेटेड होगा प्रीलिम्स मेंस साथ, क्योंकि
प्रीलिम्स मेंस फाइनल क्लियर करोगे तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। तो आपका शुरू से ही प्रीलिम्स मेंस और आपका इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपका होगा पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना, ठीक है। देन गुजराल आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, IG गुजराल कौन थे जी। देन आपका सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो कि मैंने अभी बताया, नेवर फर्स्ट पॉलिसी आपको मैं बताया, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके कंट्री के बीच में, किसके बीच में है ये, हाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। जैसे एग्जांपल आपके कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बारे में आप लोग जानते हैं, कौन से कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, फिलीपींस, आपका म्यांमार, ताइवान, लाओस, कंबोडिया, ये सारा है इसमें, ठीक है। तो उनके साथ पहले आपका लुक ईस्ट पॉलिसी था, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन या फिर उसको और रिवाइव करने के लिए और उसको एक्टिवली यूज करने के लिए उसको फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया, है ना। देन आपका इंडियन डायस्पोरा जो कि मैंने अभी बताया, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियाज आपका ओशन स्ट्रैटेजी, ये हो गया आपका मेनली जो फॉरेन पॉलिसी में आएंगे, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। देन उसका रिलेशन हो गया, आपने देखा कि इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया मालदीव, इंडिया बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, आसियान कंट्री जो कि आपने बोला था, ये भी आपका मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ जो रिलेशन है उसमें आसियान, इंडिया फ्रांस, UAE, देन आपका इंडिया रशिया हो गया, इंडिया कनाडा हो गया, इंडिया USA हो गया, इंडिया इजराइल, देन इंडिया ईरान, ये हो गया आपके बायलेटरल वाले, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा था बायलेटरल रीजनल ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग में आ जाइए थोड़ा सा, ग्रुपिंग में ये कौन सा ग्रुपिंग हो गया आपका, ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा, आपका यूएनओ, ठीक है। आपका WTO किस में आएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा। ब्रिक्स किस में आएगा, आपका रीजनल ग्रुपिंग में आएगा। देन आपका SCO किस में आएगा, रीजनल ग्रुपिंग में। क्वाड किस में आएगा, रीजनल ग्रुपिंग। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, ये भी रीजनल, ये किस में, इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन आप लोग जानते हैं, हाँ, जो आपका जो अफ्रीका का जो ईस्टर्न जो बाउंड्री है वहां से लेकर आपका पैसिफिक का वेस्टर्न जो बाउंड्री है उसके बीच में सारे कंट्री है ना, तो आपके सारे आप किस में आ जाएंगे, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो आप ये USA का इनिशिएटिव था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, है ना, मेनली उसमें 14 कंट्रीज है, तो वो आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA किसका इनिशिएटिव है, इंडिया और फ्रांस का। कब हुआ था ये, पेरिस में 2015 में, है ना, जो पेरिस क्लाइमेट जो हुआ था उसमें। फिर आपका ग्लोबल साउथ जानते हैं आप लोग, हाँ, डेवलपिंग कंट्री या फिर लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। तो वो एक बाउंड्री, एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर में मेनली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, और लाइन के नीचे में जो है वो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज है। तो उनको जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो आते हैं ग्लोबल साउथ, है ना, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, इसको ऐसे डिवाइड किया गया है। ग्लोबल नॉर्थ में आपके डेवलप कंट्रीज हैं और ग्लोबल साउथ में आपके मेनली डेवलपिंग, जैसे कि उसमें कॉन्टिनेंट आप देख लो, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो भी आपके कंट्रीज हो गए। देन अफ्रीका कंप्लीट आपका ग्लोबल साउथ में ही आएगा। देन इंडिया हो गया आपका, चाइना हो गया, देन आपका बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज है, तो आप पढ़ेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाहता है। ग्लोबल साउथ को हर एक प्लेटफॉर्म पे उनके प्रॉब्लम को रेज करके एक अपना सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ये क्रिएट करना चाहता है ना, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी समिट हुई है, मीटिंग इसका हुआ, वर्चुअल मीट हुआ अभी तक, तो मोदी जी इसको लीड कर रहे होते हैं। तो ग्लोबल साउथ में जो भी प्रॉब्लम है, इसी ग्लोबल साउथ का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की वजह से 2023 में जो G20 समिट इंडिया में हुआ था, तो इंडिया ने ये प्रोपोज किया था कि अफ्रीकन कंट्रीज को भी इसका मेंबर बनाया जाए। तो इसी वजह से आपका जो अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया था, ठीक है, ये चीज हो गई। देन G20 इंडिया, आपको G20 पता है, ग्लोबल आपका ग्रुपिंग हो गया। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, बिम्स्टेक आपका रीजनल ग्रुपिंग हो गया। UNSC हो गया आपका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। साउथ चाइना सी वाला रीजन हो गया, चाबार पोर्ट हो गया, ठीक है, ये सारे इंडो पैसिफिक ये हो गए। ये टॉपिक होगा आपके मेनली जो ब्रॉड जो टॉपिक है, जो कि आपको IR में पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपको PYQ से एनालाइज करवा देता हूं, जिससे आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो पाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। और हर साल IR से, करंट अफेयर छोड़कर IR से कम 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं।
देखिए ये IR के क्वेश्चन है, इसमें आपका किस साल पूछा हुआ था, कौन सा एग्जाम है, 70th BPSC, और कितने मार्क्स में पूछा हुआ था ये भी इसमें बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 70th में क्वेश्चन पूछा था आपको, 2 क्वेश्चन पूछा था, 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगभग मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, डायरेक्टली बिल्कुल IR से। तो 2 क्वेश्चन मिलता है। अब आप लोग अपने टॉपिक से इसको लिंक करना है कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने टॉपिक में, जो IR सिलेबस जो आपने लिखा है सिलेबस में, और ये कैसे ये क्वेश्चन उससे लिंक है ना। अब ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि BPSC में पूछा गया है आपका 70th 70-20 के पहले जो हुआ है ना। रशिया यूक्रेन वॉर हैज कंप्लीटेड 3 years, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ दिस वॉर एंड डिस्कस इट इफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक चीज और याद रखना, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। हिस्ट्री में आपको पता है कि हर साल वो मेंस वाला जो टॉपिक है ना, वो बस इंटरचेंज करके लैंग्वेज चेंज करके वही पूछता है, लेकिन वो सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, कई सारे टॉपिक्स में भी क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो 70वीं में पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका 67 में पूछा हुआ था 38 मार्क्स में। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट इम्पैक्ट्स अपॉन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, है ना। अब समझो सेम क्वेश्चन ये एक बार 38 मार्क्स में, और इस बार जो 70वीं में पूछा हुआ आपका 7 नंबर में पूछा हुआ है, 8 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, रशिया यूक्रेन हैज कंप्लीटेड 3 years, थ्रो लाइट ऑन द कॉज ऑफ दिस वॉर एंड डिस्कस इट इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना। ये किस में आएगा, रीजनल ग्रुपिंग में नहीं, मेनली आपका जो हाँ हाँ, और आपका जो पॉलिसी पॉलिटिक्स वाला है वो भी, जैसे यूक्रेन का पॉलिटिक्स था, ये पॉलिसी ही था ना कि वो नाटो से जुड़ना चाह रहा था, है ना, जिसकी वजह से फिर रशिया को जो प्रॉब्लम, या फिर रशिया का पॉलिटिक्स था जो क्रीमिया को एनेक्स किया था, वो पॉलिसी था उसका। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑर्डर वाला, तो ये थोड़ा मिक्स है ना। तो ये टॉपिक आपका जो कि ऑलरेडी एक बार पूछा हुआ था। अब ये क्वेश्चन आप लोग जैसे ही इस तरह की कुछ चीज़ें आपको करंट में दिखेंगे, है ना, आप लोग बिल्कुल सतर्क हो जाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, और इसी वजह से मेरा जो आर्टिकल, उसी आर्टिकल को प्रीफर करना, प्रायोरिटी देना है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ये क्वेश्चन दिखाकर मैं यही चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझो कि क्वेश्चन पूछता है कैसा है। जैसे आपने रशिया यूक्रेन सब कुछ सुन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर रशिया यूक्रेन पूरा डिटेल में पढ़ोगे, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं उसमें। तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो आपका एकदम उस हिसाब से प्रिपरेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, है ना, चीज़ों को ग्रैप्स भी कर पाओगे और उसको सस्टेन भी कर पाओगे। हर चीज़ तो याद नहीं रख पाओगे ना, तो उसको सस्टेन रिटर्न रखने के लिए आपको चीज़ों को लिमिट करना पड़ेगा, अपने रिसोर्स को और अपने नॉलेज को। ठीक है, तो रशिया, ये आपका क्वेश्चन हो गया जो कि पूछा हुआ था रशिया यूक्रेन वाले पे। देन ये क्वेश्चन आपका, एनालाइज लॉजिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल बी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये क्वेश्चन आपको पता है, जो डोनाल्ड ट्रंप आया तो काफ़ी जो रिलेशन था, है ना, उनका जो पॉलिसीज था इंडिया पे टैरिफ, बाकी चाइना पे उनका एग्रीमेंट है, जैसे इंडिया के साथ वो एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, ट्रेड डील करना चाह रहे हैं। ट्रेड डील उनका क्या अपना ही कंसर्न है, अपना ही उनका है कि कुछ चीज़ें वो वैसा चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में जो कि इंडिया का ऑलरेडी मार्केट वो एक्सपेंडेड है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट। इंडिया ऑलरेडी डेयरी प्रोडक्ट में काफ़ी डेवलप्ड है और इंडिया में ऑलरेडी मार्केट इसका काफ़ी फैला हुआ है। तो अगर वो USA से भी इंपोर्ट करने लगे डेयरी प्रोडक्ट, तो यहाँ का मार्केट तो डिस्टॉर्ट होगा ना। लेकिन उनका कंसर्न है कि ट्रेड डील तभी होगा जब ये चीज़ें पे आप सहमति होगी। उसके बाद आपका जैसे इंडिया सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर पे, उनका है कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो, जिसकी वजह से हमारा मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है ना। तो अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाया, टैरिफ वो अलग लगा रखे हैं 50%, है ना। तो ये चीज़ें चल रही थी जैसे ही उन्होंने आया था, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए थे। इसके अलावा और प्रॉब्लम चल रहा था, WHO से बाहर हो गए, WTO से बाहर हो गए, है ना, आपका जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे बाहर हो गए, तो बहुत प्रॉब्लम वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहा था, जिससे ये क्वेश्चन तो बनना तय था। हाँ बिल्कुल, है ना। तो उस टाइम में ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन तक आएगा ही आएगा कि इंडिया USA पे तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वहाँ के जो नेशनल पॉलिटिक्स है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ्यूचर होने वाला है, वो क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके से जो भी अभी न्यूज़ में आप लोग जैसे देख रहे हैं, जैसे बांग्लादेश वाला ये चीज़ हो गई, तो क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, तब आपको समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अभी जो न्यूज़ में है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल, और इस पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी वजह से आप जो पढ़ेंगे उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे, है ना, हर चीज़ नहीं पढ़ना। देन आपका ये 70th में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था।
देन आपका 69 में पूछा हुआ है व्हाट आर द बेसिक प्रोविजन ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ रहा था ना ऊपर में फॉरेन ट्रेड फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी में आपका ट्रेड पॉलिसी भी आएगा, है ना। यहाँ पे इंडिया का भी और बाकी अदर कंट्रीज का भी। एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव इन इंडिया, अब दूसरा पॉइंट हो गया आपका। बेसिक प्रोविजन क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, किसका था ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? इंडिया का। इंडिया ने 2023 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाया था, ठीक है। और तो उसमें क्या प्रोविजन था वो पूछा हुआ है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव इन इंडिया, अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट। आप ऐसे समझो कि बच्चे गए थे एग्जाम में, 69 में एग्जाम में ये पेपर दिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं पढ़े थे वो चीज़, क्योंकि जो बच्चा सिर्फ मेंस के टाइम में तैयारी करेगा ना, ये क्वेश्चन जब पढ़ेगा, ये करंट अफेयर जब पढ़ना शुरू करेगा मेंस के लिए एग्जाम के टाइम में, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सपोज सारे कॉम्प्रिहेंसिव तो कर ही नहीं पाओगे आप, है ना। वो तभी पॉसिबल हो पाएंगे जो आप शुरू से पढ़ोगे। तो लेकिन लिखेंगे तो सभी, आंसर तो सभी लिखेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं इसको। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप पढ़ के गए हो इस टॉपिक को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो आप ये प्रोविजन जो कौन सा प्रोविजन लिखोगे, रिलेवेंट प्रोविजन लिखोगे। अदरवाइज बाकी बच्चे क्या लिखेंगे, ये तो पता ही है ना फॉरेन ट्रेड क्या होता है, उसमें पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, खुद से पॉइंट बना देंगे वो। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए, अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, है ना। इस तरीके से पॉइंट तो बना ही देंगे, लेकिन प्रोविजन में भी गवर्नमेंट का कुछ और बेहतर हो, जो कि आपके आंसर में मिसिंग है ना। लेकिन अगर आप पढ़ के गए हैं तब वो आप आंसर उस तरीके से लिख पाएंगे, तो आप बाकियों से ज़्यादा नंबर लेंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप करंट अफेयर को, IR को बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने सिलेबस में रखेंगे तब, ठीक है। देन आपका ये आपका 69 का एक और क्वेश्चन है 69 का, डिस्क्राइब द पैरामीटर एंड इंपैक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वेज रिपोर्ट, है ना। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2023, इसमें भी क्या लिखना आपका पैरामीटर्स क्या, उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये चीजें, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है BPSC। मतलब क्वेश्चन एकदम ईजी नहीं है, आप ये भी ध्यान दो, क्वेश्चन ईजी नहीं है ना। लेकिन हाँ पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब पढ़ोगे तो ये सब चीज़ों में बहुत टफ चीज़ें नहीं रहती हैं, आप अवेयर हो और आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ोगे तो वो चीज़ें से काफ़ी अवेयर आप रहोगे, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आपके पास एक अच्छा पॉइंट्स भी रहेगा, ठीक है। ये देन आपका ये क्वेश्चन था G20 पे ना। G20 का क्वेश्चन क्या था, आप ऐसे देखो, हमने G20 ग्लोबल आपने ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या, हाउ डज इंडिया, ये उसी टाइम जब क्वेश्चन बना था जब आपका G20 समिट हुआ था इंडिया में 2023 में। हाउ डज इंडिया लीडरशिप विद इन द G20 रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द एंशिएंट फिलोसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, एग्जामिन द वेज इन विच इंडियाज अप्रोच अलाइंग विद द फिलोसफी एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट थ्रू इट्स रोल इन G20। क्वेश्चन एनालिटिकल है, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना। क्वेश्चन इंडिया का जो वासुदेव कुटुंबकम जिसमें बोला था वर्ल्ड इज वन फैमिली, उसको ये कैसे अपहोल्ड करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। देन एग्जामिन द वेज इन विच इंडियन अप्रोच अलाइंग विद फिलोसफी एंड कंट्रीब्यूट टू कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये आपका जो रोल है ना। बोला जाता है कि इंडिया के पास ऑलरेडी अपने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो कैसे बाकी कंट्री को एक प्लेटफॉर्म पे ला पाएगा या फिर सबका कंसेंसस बिल्ड कर पाएगा किसी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उस टाइम ये काफी चल रहा था, ठीक है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन आपको G20 में मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग कंट्री वर्ल्ड थ्रू इट्स एम्बिशन टू स्टीयर द G20 समिट इन दिल्ली टू सक्सेस लेटर दिस ईयर डिस्पाइट इंडिया ओन ड्यूरिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस। इंडिया के पास ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डेवलपमेंट थ्रू इट्स स्टीयर G20 कि वो सक्सेस हो पाएगा बाकी कंट्री का कंसेंसस बना पाना, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्लोबल साउथ का जो प्रॉब्लम है या फिर बाकी जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये चीज़ें। तो G20 में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, ठीक है। ये आप समझ में आया इसको, ये क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आया ये, SDG गोल्स 16, हाँ वो वाली चीज़ यहाँ पे है, मतलब UN SDG गोल्स किसका है, ये UN का। यहाँ पे आपने टॉपिक पढ़ा UN का, तो वहाँ से ये चीज़ें हैं, है ना। तो मतलब समझ लो कि आप जब PY को एनालाइज करेंगे, जब सिलेबस एनालाइज करेंगे, तब आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, है ना। आप हर एरिया के टॉपिक को कवर करोगे, तब आपका एग्जाम में हर क्वेश्चन से कंफर्टेबल रहोगे, और हर क्वेश्चन में जब कंफर्टेबल रहोगे तब फिर बाकी आंसर आप लिख पाओगे सही से,
ना। और ये तभी पॉसिबल, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप अभी से ही चीज़ों को करोगे तब। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना कुछ? थोड़ा सा अभी आप बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसके रिगार्डिंग, आईआर के रिगार्डिंग कुछ भी आप पढ़े नहीं हो, तो थोड़ा सा देखने में टफ लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन देखना जरूरी है पहले। अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको लिखना नहीं है, या फिर आप ऐसे मत सोचो कि अभी मैं लिखूंगी तो कुछ नहीं लिख पाऊंगी, मतलब बिल्कुल कुछ जीरो है, नहीं। क्वेश्चन बस देखना, एनालाइज करना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको तैयारी आपकी इसी तरीके से होनी चाहिए। ये आपको यहाँ से ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा था, आपको उस तरीके से एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी तो टीचर तो यहाँ बताएंगे, लेकिन आपकी अपने लेवल पर जब चीज़ें करोगे तब तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ है। ठीक है, G20 वाला मैंने देख लिया। देन ये देखिए उस टाइम जब हुआ था आपका सीरिया और जब तुर्की जो अर्थक्वेक आया था, मे भी आप लोग फेमिलियर नहीं होंगे क्योंकि ये तो पुराना न्यूज है ना, तो वहाँ पे इंडिया का। देन क्वाड पे क्वेश्चन आया हुआ, डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। क्वाड पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्वाड ग्रुपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन सेम ये क्वेश्चन जो कि मैं पहले आपको दिखाया था, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, रूट कॉज क्या था, है ना। देन डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, मतलब उसका इम्पैक्ट एक तो ग्लोबली बताना आपको, वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी बताना है। तो हर क्वेश्चन का जो भी आया का क्वेश्चन रहेगा, अगर वो पूछ रहा है नेशनल, जैसे आपका यूएसए वाला था, यूएसए में क्या पूछा था कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे इंपैक्ट करेगा, वहां पे आपका एक इंडिया का भी एक अलग डायमेंशन बनना चाहिए कि इंडिया पे क्या इसका, है ना, कि इंटरनेशनल लेवल में इंडिया भी आएगा, है ना। तो इंडिया का अलग सब हेडिंग आपको दिखा के बताना कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये सारे आईआर के क्वेश्चन थे। यहाँ क्वेश्चन दिखाने का सिर्फ यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप लोग एक बार देखो किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आप लोग डेवलप करो, टॉपिक जो सिलेबस है, टॉप सिलेबस से आप लोग लिंक कर पाओ इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, और अब जब करंट अफेयर आप लोग जो पढ़ रहे हो, जैसे आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं या फिर जो मैगजीन, तो वहाँ से टॉपिक को फिल्टर कर पाओ कि कौन सा टॉपिक मेरे को इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मेरे को करना है ना, और कैसे करना है, उस आर्टिकल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो सिर्फ आईआर का हो गया, बाकी करंट अफेयर का भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक, ये और ओवरऑल तो मैं आपको बताया है कि जो करंट अफेयर का कितना बाकी रोल है। ये आईआर का मेनली आपका क्वेश्चन किस में पूछता है। हाँ, एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे यूपीएससी का सिलेबस आप लोग देखे होंगे ना, तो यूपीएससी में बहुत बाइफर्केशन, एकदम सेग्रीगेट चीज़ें की हुई है ना, और वो वहीं पे पूछता है यूपीएससी में। जैसे आईआर का है, तो आईआर का जहाँ पे जैसे आपका किस में पूछता है, वो GS2 में, पॉलिटी गवर्नेंस में, और आईआर वहाँ पे PSIR है वो वहाँ पूछता है, तो वहाँ पे तो डिफाइंड है। बीपीएससी में थोड़ा सा ये चीज़ें मिक्स हैं, जैसे अभी हमारी जो गवर्नमेंट जो भी पार्टीज हैं उनका कोई आइडियोलॉजी अभी फिक्स नहीं है। टाइम होता था जब एक लेफ्ट होती थी, एक राइट होती थी, एक सेंट्रलिस्ट होती थी, है ना, अभी सारा मिक्स है। उसी तरीके से बीपीएससी का भी सिलेबस बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है या फिर क्लियरली सेग्रीगेट नहीं किया गया, है ना। वो चीज़ें काफ़ी मिक्स होकर आती है। कई बार आपको आईआर का क्वेश्चन आपको पॉलिटी में भी दिख जाएगा, और कई बार आईआर का क्वेश्चन जो कि आपको सेक्शन 2 वाले में जो करंट अफेयर वाला सेक्शन वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन कई बार आपको लगेगा ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, वो आपको करंट अफेयर में दिख जाएगा। जैसे कई बार बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा था, बेसिक स्ट्रक्चर किस टॉपिक का सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का टॉपिक है, ये पॉलिटी का, है ना। वो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था करंट अफेयर में GS1 के सेकंड सेक्शन में। क्यों पूछा हुआ था, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था कि उन्होंने बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है जो लेजिस्लेचर का जो रोल है, गवर्नमेंट का जो रोल है उसको, तो वो न्यूज़ में था, इस वजह से उसको करंट अफेयर में पूछा हुआ था। तो ये थोड़ा सा सेग्रीगेट चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या करना है, नॉलेज गैदर करना टॉपिक का, वो कहीं भी पूछे आपको लिखना है उस, है ना। तो ये मत वो कीजिएगा कि आईआर का इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया, इसीलिए बोला जा रहा है कि आपका GS1 सेकंड सेक्शन और बाकी GS2 पूरा एज ए करंट अफेयर ही है ना, साइंस टेक की इंक्लूडेड। और आपका एसए का भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाया, 2 क्वेश्चन में लिखाया था, है ना, मतलब एसए में भी करंट का सीधे कैसे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर का मिल गया और आप ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हो तो आप अच्छा एज आप एसए में भी ले लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी रिसोर्स वगैरह जो आप न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो हिंदू पढ़ रहे हो वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, हिंदी ऐसे दैनिक जागरण है, बाकी कुछ और होगा तो मैं बताऊंगा। बाकी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग कर रहे हैं आप, वो ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे तो सब चीज़ें तो रिकॉल तो नहीं कर पाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो आप अभी टाइम दे रहे हैं वो फिर वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें जब तक आप रिटेन करके एग्जाम में नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जाम में नहीं वहाँ पे डाल पाएंगे, तो फिर वो नॉलेज का क्या ही फ़ायदा है ना।
तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, आप द हिंदू, आप दैनिक भास्कर। ठीक है, मैं हिंदी वाले को मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, है ना, जो उसमें बेस्ट है। बाकी जो मैगजीन है वो तो प्रतियोगिता दर्पण वगैरह बच्चे पढ़ते हैं, है ना। मैगजीन न्यूज़पेपर है वो अभी आप दैनिक जागरण बच्चे पढ़ते हैं जो कि बीपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी मीडियम के। बाकी और कुछ दूसरा हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, आपका, आप लोग बताइए। आपका तो द हिंदू हो गया, आपका न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं? नहीं। करेंट अफेयर फिर कहाँ से कर रहे हैं आप? अभी नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं। आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश है। तो अब न्यूज़पेपर तो द हिंदू अच्छा है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, है ना। चीज़ों को देखिए, चीज़ों को अभी से करंट अफेयर नहीं करेंगे ना तो फिर लास्ट के टाइम में नहीं हो पाएगा, ना प्रीलिम्स का करंट अफेयर हो पाएगा ना मेंस का हो पाएगा, है ना। और अभी मैं इतने देर से इसका इंपॉर्टेंस ही बता रहा था, सिलेबस वगैरह सारा बता रहा था, है ना। आपको ये तो पता लग गया होगा काफ़ी ज़्यादा रोल है। बिना करंट अफेयर आप एग्जाम क्लियर फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर करेंगे। रियलिटी तो यही है, फर्स्ट स्टेज भी आप नहीं क्लियर कर पाओगे अगर आपका करंट अफेयर पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये चीज़ें जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ना आपको। अब आपको पता है कि इसके ही बदौलत एग्जाम क्लियर होता है, इसके बदौलत बाहर होते हैं, है ना। बाकी अदर तो आप कंफर्टेबली कर लेते हो, हिस्ट्री पढ़ लोगे, साइंस पढ़ लोगे, है ना। लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। तो आप सोचोगे सीधे एग्जाम के टाइम ये कर लेंगे, 1 महीना पहले 2 महीने पहले, चीज़ें नहीं होंगी। आधा अधूरा होगा एग्जाम में भी। 30 क्वेश्चन पूछेगा, 35 क्वेश्चन पूछेगा, उसका आधा करके आओगे, है ना। जो कि स्कोरिंग होता है, इसमें मैक्सिमम अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो कि आप किसी और सेक्शन अगर खराब भी हो जाता तो ये आपको बचा लेगा, एटलीस्ट कटअप के ऊपर तो लेकर चला ही जाएगा आपको ये चीज़ें, है ना। तो जिसका जिस तरह से इंपॉर्टेंस है आप उस तरीके से उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, है ना। करंट अफेयर पढ़ना शुरू कीजिए, जिस भी तरीके से गाइडेंस आपको चाहिए, नीड होगा हर स्टेज पे। करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप टीचर से मिले बताएंगे यहाँ पे कि उसका कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है उसमें, है ना। क्वेश्चन क्या प्रोबेबिलिटी है इस पर बन सकती है, ये भी कि इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आप लोग खुद सोच सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है ना। कैसे करेंगे, वही पास्ट का जो क्वेश्चन है वो एनालाइज करेंगे, उसके बाद से ये चीज़ आपको 1 ईयर अभी भी देखिए कुछ क्वेश्चन नो डाउट पुराना पूछ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि फिर आप 2 साल का करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाओगे, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। 2 साल का करंट अफेयर आप बैठ हो गए तो 30, 35, 40 क्वेश्चन पूछा, उसमें अगर 4-5 क्वेश्चन अगर पूछ भी रहा है, वो भी इस बार थोड़ा ज़्यादा पूछा है, हर बार नहीं पूछता है, आपको ये थोड़ा ना पता अगले बार भी पूछेगा। तो 4-5 क्वेश्चन के लिए फिर थोड़ी ना 1 साल का एक्स्ट्रा आप करंट अफेयर बैठने बैठोगे। आपको जो करंट अफेयर जो 1 साल का है उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि उसमें से क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर 1 ईयर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 1 ईयर से अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसको आप बचा लिए, उसको अच्छे से कर लिया, तो फिर 2-4 क्वेश्चन उधर से छूटेगा, वो आपके कट ऑफ पे इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, आपके सिलेक्शन पे नहीं वो इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि वो सबके लिए प्रॉब्लम होगा। कोई 2 साल का करंट अफेयर नहीं पढ़ेगा अभी, है ना। 1 ईयर का ही करंट अफेयर पढ़ना है, अगले साल सितंबर में आप मान लो, तो अभी से सितंबर का करंट अफेयर आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 1 ईयर का ये कंप्लीट चीज़ हो जाएंगे। कम भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम बताया हूँ, वो कम भी हो सकता है, एकदम टू द पॉइंट लिखना है। जो प्रीलिम्स के लिए होता है वो तो और ही, जैसे आपने G20 भी जो हुआ, G20 में 4-5 ही आपको पता है, वहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, है ना। कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना, और क्या उसका आउटकम्स है, इंडिया से कौन पार्टिसिपेट किया था, इंडिया का क्या उसमें रोल प्ले है ना, इंडिया उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया, ये कितना मुश्किल से 5-6-7 पॉइंट में हो जाएगा ये, है ना। तो मैं मैक्सिमम बताऊँ बहुत कम में होगा आपका 1 मंथ वाला भी, है ना, इतना नहीं जाएगा आपका। तो उस तरीके से आप नोट्स मेकिंग करेंगे। एक तो डिपेंड करता है कि हर दिन सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं रहता, किसी दिन होता है कि मैक्सिमम टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, किसी दिन होता है कि 1 ही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखता है ना। कोई वैसा नहीं है कि ये हर दिन इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट आ ही जाता है, वैसा कुछ डिफाइन नहीं है। लेकिन 7-8 टॉपिक तो मिल ही जाएंगे पर डे कम से कम, है ना। 6-7-8 टॉपिक, उसमें कुछ टॉपिक से प्रीलिम्स के लिए रहेंगे, है ना, और कुछ टॉपिक आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेंगे, है ना। तो वो टॉपिक बाकी आप न्यूज़पेपर लाकर यहाँ पे दिखा सकती हैं, अगर आपको उसमें फिल्टर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चीज़ बताई जाएगी। नहीं तो 7-8 टॉपिक करीब आपको मिल ही जाएंगे पर डे वाला, है ना। बहुत टॉपिक नहीं करना, उसमें बहुत जो रेलिवेंट है उसी को करना है ना। उस रेलिवेंसी को समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मिल सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि सर इसमें कैसे मैं समझूं कि ये आर्टिकल मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो PY देख के आप समझोगे, बाकी और जो क्योंकि शुरू में इतना जल्दी में अंडरस्टैंडिंग आप लोग का नहीं डेवलप होगा, तो वो फिर आप लोग को बताया जाएगा वो, है ना। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग करेंगे इसको, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी कि आप खुद से वो काम कर सकोगे, ठीक है। बाकी क्लासेस में जो भी टॉपिक्स बताया गया IR का, जो कि मेजर टॉपिक्स है, जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो, और करंट अफेयर का जो टॉपिक है, तो करंट अफेयर भी आप लोग का जैसे मार्च अप्रैल में जो होने वाला है ना, उस हिसाब से कराया जाएगा,
ठीक है। आपको पता है कि मेंस में जो एग्जाम में जो पूछता है वो कितने साल, वो तो 1 ईयर का नहीं रहता कंप्लीट, वो मेंस में और कम ही रहता है वो। ये प्रीलिम्स के लिए 1 ईयर का रहता है, मेंस में अगर बोला जाए तो 6 मंथ का ही रहता है जो, है ना। उसके पहले का बहुत जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है ना, जैसे ये आपका इजराइल ईरान जो वॉर चल रहा था, है ना, या फिर जो अपने, तो अगर वो उस तरीके से जो न्यूज़ है, जो मेजर इवेंट्स है जो कि थोड़ा सा पहले हो रखे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मेनली मेंस के लिए 5 से 6 महीने का जो करंट अफेयर है वहीं से क्वेश्चन बनता है, तो उसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो वही कराए जाएंगे अभी यहाँ पे क्लासेस में, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप आप लोग को हो ही जाएगी कि आप लोग अपने लेवल पे जो करंट अफेयर है चीज़ों को समझ पाओ और वो पढ़ पाओ। बाकी IR वाली चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगे, ठीक है सर। कुछ आप लोग का कुछ क्वेरीज है, कुछ भी ओपन जनरल कुछ भी क्वेरीज है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। वो किसी अदर कंट्री में एज ए एम्बेसी काम कर रही है या फिर वहाँ पे किसी तरह का कोई हायर पोस्ट पे उसको डिप्यूट किया गया है, एम्बेसडर वगैरह जो होते हैं वो एम्बेसडर हाँ, और एम्बेसी एम्बेसी हाँ, दोनों एक ही होता है। नहीं जैसे एक चीज़ें होती है ना कि